हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन ने पूरी 6 स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। 2 रूट की थी, 2 स्टेम की थी और 2 लीफ की थी। अब अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि। और ये द्वितीयक से आपको सेकेंडरी उससे पता लग गई है कि ये जो है ये अधिकतर जो ये मान के चलिए 2 या 4 साल से ज़्यादा वाले जो प्लांट है जिनको अपन ट्री बोलते हैं तो उनमें ये मिलेगी। और उसके बाद में भी अगर अपन मोनोकोट और डाइकोट की बात करें, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की, तो ये आपको द्विबीजपत्री या डाइकोट में ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए जो है सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्लांट है वो लंबाई में वृद्धि करता है, उसकी लेंथ बढ़ती है। और फिर ये जो लेंथ बढ़ती है इसे तो अपन बोलते हैं प्राइमरी या प्राथमिक वृद्धि। लेकिन जब ये चौड़ाई में बढ़ने लगता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ। और ये अधिकतर जो है आपको डाइकोट में मिलेगी। और डाइकोट में भी स्टेम में मिलेगी, रूट में मिलेगी, लेकिन इतनी क्लियर आपको जो है ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। तो अपन जब इस ग्रोथ को पढ़ते हैं तो अपने पास में जो इंटरनल स्ट्रक्चर अपन लेते हैं वो किसकी लेते हैं, वो अपन लेंगे स्टेम की, डाइकोट स्टेम या द्विबीजपत्री तने की। अब देखो, मैंने आपको बता दिया प्राथमिक, जब लेंथ में वृद्धि होती है तो प्राथमिक वृद्धि कहलाती है। और जब चौड़ाई में या विड्थ उसकी ज़्यादा होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि। अब ये जो है इसमें अधिकतर और ये तो है ही एंजियोस्पर्म, बाकी जिम्नोस्पर्म में भी जो है ये ग्रोथ पाई जाती है। अब यहाँ पे देखो कि इसमें जो टिश्यू हैं, जो टिश्यू भाग लेते हैं वो कौन सा है। एक तो लेटरल मेरिस्टेम, जब अपन ने विभज्योत पढ़े थे तो आपको बताए थे कि 3 तरीके के होते हैं। एपिकल होते हैं, तो एपिकल से जो ग्रोथ हो रही है वो तो प्राइमरी हो रही है। और जो लेटरल से होती है या पार्श्व मेरिस्टेम या विभज्योत से होती है वो वृद्धि क्या कहलाती है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहाँ पे देखो, तो एक तो पार्श्वीय विभज्योत हो गया, फिर संवहन कैम्बियम। जब अपन ने अभी स्ट्रक्चर पढ़ी थी इसकी, क्योंकि डाइकोट में ही आपको दिखाई देगी स्टेम के अंदर, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और उन्हें अपन कैम्बियम या एधा कहते हैं। और ये इनमें, इन सेल्स में जो है एक तरह की आप कह सकते हो कि इसमें इस तरह की क्षमता होती है या आप पावर होती है जिससे ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो बना सकती है। इसीलिए जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कैम्बियम, एधा या कैम्बियम। और फिर तीसरा अपने पास आता है कॉर्क कैम्बियम। तो एधा तो आपको जो है वो कहाँ मिल रही है, वो मिलेगी संवहन पूल में। और जो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क एधा जिसे काग एधा बोलते हैं, ये आपको मिलेगी कहाँ, वलकुट। अभी अपन पढ़ेंगे तो जैसे संवहन पूल में द्वितीयक वृद्धि हो रही है वैसे ही वलकुट में भी वृद्धि होगी, तो वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। अभी तो केवल आपको पहले देखनी है कि संवहन पूल में किस तरीके से वृद्धि होती है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं संवहन कैम्बियम। तो ये जो संवहन कैम्बियम है या संवहन एधा है, ये जो एधा है ये जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम तो ये बनाती है अंदर की तरफ, अंदर मतलब पित्त की ओर। और जो फ्लोएम बनाती है वो कहाँ बनाती है, परिधि की ओर यानी बाहर की तरफ। तो इस तरीके से जो है लगातार बढ़ाती जाती है और इसकी चौड़ाई में वृद्धि होती रहती है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो अपन स्टेप लेंगे कि कैम्बियम छल्ले का बनना या कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। अब ये रिंग कैसे बनेगी कि यहाँ पे देखो आप डायग्राम में देख रहे हो कि सब में अपनी इंडिविजुअल, यानी कि जितने संवहन पूल है उन संवहन पूल के बीच में एधा है, तो उस एधा को तो अपन क्या बोलते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम। तो जो दोनों मतलब जाइलम और फ्लोएम जो प्राथमिक है उनके बीच में है उसे तो अपन बोलते हैं अंत्यपूलीय कैम्बियम या इसको बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। और जब ये वृद्धि करती है या इनमें द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है तो उस समय संवहन, दो संवहन पूल के बीच में
जो बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं, अंतरापूलीय कैम्बियम या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो अब ये क्या होता है कि जैसे जैसे इसमें वृद्धि प्रारंभ होती है, तो वृद्धि प्रारंभ होते होते आप देखोगे कि राइट लेफ्ट में इसका जैसे राइट है तो उसके लेफ्ट, तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे इसमें कोशिकाएं बनती हैं और थोड़े टाइम बाद जो है एक पूरी रिंग जो है वो रिंग यहाँ पे दिखाई देती है। इसी रिंग को या छल्ले को हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम छल्ला। तो सबसे पहले ये बन गई। फिर उसके बाद में देखो अब जो ये क्रिया है कि कैम्बियम छल्ला बनता कैसे, तो बनने का आपको अभी बताया मैंने कि जो कैम्बियम है उस कैम्बियम की कोशिकाएं क्या करती हैं, एक तो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ और दोनों साइड की तरफ, यानी तीन चार, जो ये मान के चलो चारों दिशाओं में जो है विभाजित होना प्रारंभ कर देती हैं। जब अंदर की तरफ करती हैं तो बनता है द्वितीयक जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम बनता है। जब बाहर की तरफ करती हैं तो बनता है द्वितीयक फ्लोएम। फिर अगर साइड में करती हैं तो बनता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इस तरीके से जो है ये चारों तरफ जो है कोशिकाएं विभाजित करना प्रारंभ कर देती हैं। अभी जब आप विभाजन अगर आपने पढ़े हो तो एक होता है परिणत विभाजन और एक होता है अपरिणत विभाजन, यानी कि पेरिक्लाइनल और एंटी पेरिक्लाइनल। तो ये जो है इस तरीके से जो है सब तरफ जो है विभाजन प्रारंभ हो जाता है और चारों तरफ विभाजन होने से ये एक छल्ला या इसका निर्माण यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पे देखो कि जो जाइलम है वो जाइलम जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा वो तो ज़्यादा मात्रा में बनेगा और फ्लोएम बनेगा कम मात्रा में। तो धीरे 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 बनते बनते जो है ये कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि बीच में पित्त है और पित्त के अंदर जो थोड़ी सी रेज होती है जिसे पित्त रेज बोलते हैं या मज्जा रश्मि बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आप तीसरा डायग्राम देख रहे हो तो इसमें आपको क्या दिखेगी, कुछ लाइंस जो है आपको दिखाई देंगी जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, पित्त रेज। और ये इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जो इसका ओरिजिनल पित्त है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और उसमें आपको बहुत कम रूप से जो कुछ जाइलम दिखाई भी देंगे और वो जाइलम कौन से होंगे, प्राथमिक। तो प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम बिल्कुल अवशेष के रूप में रहेंगे, बाकी बीच में आपको सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम यहाँ पर मिलेगा। और धीरे धीरे जो है ये पूरा का पूरा जो पेड़ है 10, 20, 25, 100 इस तरीके से जो है अपनी आयु में बढ़ता जाएगा। और ये जो है बीच वाले जो हैं वो तो प्राथमिक में रहेंगे, प्राथमिक जाइलम रहेगा या थोड़ा बहुत मज्जा रह जाएगा और थोड़ा सा प्राथमिक फ्लोएम बाहर की तरफ रह जाएगा। तो इस तरीके से जो आप चौथा डायग्राम देख रहे हो तो यहाँ तक आते आते आपको पूरी की पूरी सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद में फिर अपन पढ़ते हैं बसंत दारू और शरद दारू। अब ये क्या है कि एक बसंत मतलब स्प्रिंग और शरद मतलब विंटर। अब यहाँ पे देखो जो स्प्रिंग सीजन है या बसंत है, ये सब आप लोग जानते ही हो कि प्लांट के लिए या पेड़ के लिए बहुत अच्छा सीजन होता है और इस समय जो है बहुत ज़्यादा जो है सेल डिवीजन या एक्टिविटी होती है। तो ऊतकों का निर्माण या टिश्यूज का निर्माण जो है वो ज़्यादा होता है। और जबकि जो शरद है वो तो आपको खुद को भी पता है कि अपन जो है अच्छा जो मौसम होता है तो ज़्यादा काम कर लेते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम भी ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो बाहर जो टेम्परेचर है उसका प्रभाव हमारे आंतरिक में भी पड़ता है, तो एंजाइम है या जो और भी है तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसी तरह के जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में स्प्रिंग सीजन में बसंत में जो टिश्यूज बनते हैं वो सबसे पहली बात तो अधिक मात्रा में बनते हैं। दूसरी बात इनका साइज बड़ा होता है और संख्या आपकी कैसी होगी, कम होगी। क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर आप देखते जाओगे तो एक जो लेयर है उसमें अगर मान लीजिए 100 हैं तो बड़े आकार की है 100 है और वहीं पे अगर आप देखोगे अगर छोटे आकार की होंगी तो वो 200 आ जाएंगी। तो शरद में एक ही रिंग में आपको संख्या अधिक मिलेगी, आकार छोटा मिलेगा। वहीं पे अगर आप बसंत में देखोगे तो संख्या आपको उस लाइन में या उस रे में आपको कम मिलेगी लेकिन आकार ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जो है आपको बसंत वाली है
उसका तो क्या लेयर्स है वो आपको ज़्यादा दिखाई देंगी, और जो सरद में, जो विंटर में आपको मिल रही है, उसमें आपको क्या मिलेगा, थोड़ी गहरी और कम, मतलब छोटी आकार की कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी। अब ये देखो, इसीलिए जो है यहाँ पर अभी जब अपन बात कर रहे हैं वार्षिक वलय, इसी में इससे रिलेटेड है ये वार्षिक वलय, या ऐसे बोलते हैं एन्युलर रिंग। कभी अगर आप लकड़ी वगैरह जहाँ कटती हो, अगर आप जाते हो तो आप देखो कि जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ पेड़ों की कटी हुई होती हैं, जैसे लॉग बोलते हैं, अगर आप उसमें देखो तो आपको मैं डायग्राम भी दिखा रही हूँ, तो ऐसी रिंग सी दिखाई देती है। ये जो रिंग है, इन रिंग को हम क्या बोलते हैं, वार्षिक वलय। और ये जो वार्षिक वलय है, इसी वलय को गिनकर हम किसी भी पेड़ की आयु या एज का पता कर सकते हैं। यानी हम ये मानते हैं कि एक रिंग 1 साल के बराबर होती है। तो अगर हम इन रिंगों को गिन लें, तो गिनने पर हम किसी भी, मतलब वैसे नेकेड आई से नहीं, माइक्रोस्कोप से गिना जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये पेड़ कितने वर्ष का है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वार्षिक वलय या एन्युलर रिंग। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक तो गहरी रिंग दिखाई दे रही है, और एक आपको हल्की रिंग दिखाई दे रही है। यानी कि जो आपको गहरी और पतली दिखाई दे रही है, वो रिंग तो कब बन रही है, जब शरद ऋतु होती है। यानी विंटर में आपको ऐसी गहरी रिंग दिखेगी, और जो आपको चौड़ी भाग दिया है, ये मान लो कि 2 गहरी जो रिंग है उनके बीच का जो भाग है वो भी एक रिंग है, तो वो आपकी कौन सी है, बसंत ऋतु वाली। यानी स्प्रिंग सीजन में जो टिश्यूज बन रहे हैं वो तो आपको हल्के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका साइज भी कैसा है, बड़ा है, कलर भी कैसा है, हल्का है, और अगर आप लेयर की चौड़ाई देखो तो वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। वहीं पे अगर आप विंटर वाला देखते हो, तो विंटर में आपको गहरी मिलेंगी सेल्स, सेल्स की संख्या भी ज़्यादा होगी, प्लस जो आकार है वो आकार कैसा होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे जो लेयर है वो आपको पतली मिलेगी, जबकि हाँ, जो बसंत वाली है वो आपको गहरी मिलेगी। तो इन्हीं पतली वाले को, जैसे मान लीजिए एक पतली वाली और एक मोटी वाली, यानी कि एक आपकी कौन सी हो गई, शरद वाली, और एक आ गई आपकी बसंत वाली। ये दोनों जो है 6-6 महीने में तैयार होती है। अब मतलब आप, हालांकि आप यूँ कहोगे, पर अपन जैसे शरद है तो अपन ये मान रहे हैं कि इधर अक्टूबर से लेके उधर मार्च तक, फिर उसके बाद में अप्रैल से लेके सितंबर तक। तो इस तरीके से 6-6 महीने का अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, और 6-6 महीने में जो है, जो 6 महीने में सर्दी में बन रही है वो तो आपको कैसी मिल रही है, बिल्कुल पतली और गहरी रिंग, और जबकि जो स्प्रिंग में, बसंत में मिल रही है वो आपको चौड़ी और हल्की दिखाई दे रही है। तो ये 6-6 महीने की अगर हम मिला के देखते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वार्षिक वलय। फिर उसके बाद में फिर है अंत्यकाष्ठ और सरदारू, या इसे हम बोलते हैं हर्ट और सॉफ्ट। यानी कि थोड़ी सी कठोर, अंत्यकाष्ठ मतलब थोड़ी सी कठोर, जिसे हर्ट बोलते हैं, और एक है सरदारू, या जिसे हम बोलते हैं सैप या सॉफ्ट, इस तरह से। अब जैसे मान लीजिए कि कोई 50 साल का कोई ट्री है, और उसको अगर आप देखते हो तो वहां पर अंदर वाला भाग उसका टोटली कैसा हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। तो क्यों, क्योंकि वहां भी कोशिकाएं क्या, इतनी सारी वृद्धि करते करते जितनी वृद्धि हो रही है वो सारी की सारी जो पुरानी कोशिकाएं वो तो इकट्ठी कहाँ हो रही है, बीच में मज्जा वाले पोर्शन में, और ये जो पोर्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इसे तो हम क्या बोलते हैं, अंत्यकाष्ठ या हर्ट वुड। और जो बाहर की तरफ है, जो लिविंग है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सैपवुड या सरदारू। अब यहाँ पे देखो, जो अंदर वाला भाग है उस भाग में जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे टेनिन है, रेजिन है, ऑयल है, गम है, और भी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। और धीरे धीरे जो है ये इसलिए होते हैं केमिकल, हालांकि हमारे लिए तो यूज़फुल हैं, लेकिन प्लांट इसलिए बचाता है, बनाता है, ताकि अंदर वाला, क्योंकि डेड हो चुका है, तो इसको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय ना करे, दीमक इसमें ना लगे, या जो आपको पता है टर्माइट है वो लग जाती है। तो इस वजह से जो है इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में आती है अपनी कॉर्क कैम्बियम।
अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या है कि अभी तो अपन ने इसमें संवहन पूल में देख ली। अब ये कॉर्क कैम्बियम कहाँ बनती है? ये बनती है वल्कुट में या कॉर्टेक्स के सेल्स में। और आपने देखा है कि जब अपन इसकी डिस्कवरी भी आपने देखी होगी सेल की, तो कॉर्क सेल में मिली थी डिस्कवरी जो डेड सेल की थी रॉबर्ट हुक ने। तो उसी वाली यहाँ पे अपन बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे आपको 3 तरीके की चीज़ें मिलेगी। एक तो आपको मिलेगा कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, और एक आपको मिलेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, और एक आपको मिलेगा केवल कॉर्क। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 3 लेयर्स आपको मिलेंगी और ये तीनों लेयर मिलके एक नया चीज बनाती है जिसे हम परिचर्म या पेरिडर्म कहते हैं। तो ये आपको डायग्राम में बता रही हूँ। इस डायग्राम के अनुसार में आपको दिखाई दे रहा है, आपके बुक में इसका डायग्राम नहीं दे रखा है, लेकिन आप इसको देख के देखना कि जब जो है बाहर की तरफ, और ये इसीलिए होती है क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे संवहन पूल में वृद्धि होती है वैसे वैसे, क्योंकि कॉर्टेक्स और उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है, तो जो नए ऊतक हैं वो ऊतक कहाँ बनते हैं? वल्कुट की कोशिकाओं में। और इन्हीं कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, और तीसरा हमारे पास में हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से यहाँ 3 प्रकार के होंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है जिसे हम बोलते हैं वातरंध्र। वातरंध्र क्या होता है कि मैं आपको डायग्राम भी बता रही हूँ कि जो तने हैं उन तने को अंदर, जैसे पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा रंध्र होते हैं उन्हें तो हम स्टोमेटा बोलते हैं, और यहाँ जो तने, उन तनों में जो रंध्र होते हैं उन रंध्र को हम क्या बोलते हैं? वातरंध्र। और ये जो रंध्र हैं ये रंध्र किसके द्वारा बनते हैं? कॉर्क कोशिकाओं के द्वारा या कॉर्क कैम्बियम के द्वारा। और इनका जो है एक तरीके से मान के चलिए कि जब बहुत ज़्यादा एज वाला प्लांट या ट्री हो जाता है तो उसमें रेस्पिरेशन भी इसके थ्रू होता है। अगर ये कोई प्लांट कोई ऐसा एक्सक्रीशन जैसे गम है, गोंद है, तो वो एक्चुअली उस प्लांट का ऐसा है जो उसको एक्सक्रीट करना, वो तो दूसरी बात है कि हम उसको यूज कर लेते हैं, तो उसका तो वो क्या उत्सर्जी पदार्थ है। तो इन्हीं वात रंध्रों की सहायता से ये यहाँ पर निकलते हैं। अब यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है कि ये डायग्राम जो है कभी कभी आ जाता है वात रंध्र का, या वात रंध्र कहाँ होती है वो आ जाता है। फिर एक चीज और यहाँ पर बच रही है उस जिसे हम बोलते हैं छाल वल्क या बार्क। जैसे कभी आपने नीम वगैरह जो इतने बड़े बड़े ट्री होते हैं तो उसमें आप देखते हो कि अगर आप थोड़ी सी उखाड़ लो तो वो उखड़ जाती है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि जब धीरे धीरे द्वितीयक वृद्धि हो जाती है तो ये जो कॉर्क वाली या ये वाली कोशिकाएं डेड होने लगती हैं, तो स्टेम इनको बाहर निकालना प्रारंभ कर देता है जिसे अपन बार्क बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर रह गया था, तो अब ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें मूल में भी द्वितीयक वृद्धि दे रखी है लेकिन वो मैं नहीं कराऊंगी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं। आप तो द्विबीजपत्री तने में जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसको अच्छी तरह से डिटेल से करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।